नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने एक बड़ा स्टेप चला है। एससीओ समिट में जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक डॉक्यूमेंट था, इस पर इंडिया ने एग्री करने से मना कर दिया। इंडिया साइन इस पर नहीं करेगा। यहां पर आप देख पाओगे, इंडिया डजंट साइन एससीओ's इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको लेकर चाइना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। रशिया काफ़ी उत्साहित था कि ये स्ट्रेटजी अगर साइन हो जाती है तो उससे युआन का एक्सपेंशन और ज़्यादा हो जाएगा। 2030 में चाइना का प्रभाव एससीओ के सारे कंट्रीज़ में कई गुना बढ़ जाएगा। बट इंडिया अकेला देश है आज के सामने, दी ओनली कंट्री जो 2030 के इस चाइनीज ड्रीम के सामने खड़ा है। नहीं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सब जो मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ की, सब लोग इस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया अकेला यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को नहीं मान रहा। और इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा, इट फील्स अमेजिंग टू बी एन इंडियन। आज के समय ना, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिया का स्टांस है इंटरनेशनली, ये देखकर जेन्युइनली स्पेशल लगता है कि दुनिया एक बार को चाइना के सामने झुक जाए। इंडिया चाइना की कंप्लीट डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली हुआ क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि एससीओ समिट में क्या क्या हुआ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ताइवान के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ताइवान अपनी एम्बेसी ओपन नहीं करता इंडिया में, सिंस इंडिया और ताइवान के ऑफिशियल रिलेशंस है नहीं। ताइवान ओपन करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो दिल्ली, चेन्नई में ऑलरेडी इनके ऑफिसेज हैं। ताइवान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक तीसरे इंडियन सिटी में भी ये एक ऑफिस ओपन करने वाले हैं। बताइए ये तीसरा इंडियन सिटी कौन सा होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हैदराबाद, पटना, बेंगलोर या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा रीजनल संगठन कौन सा है, एक ऐसा ग्रुप जहां पर दुनिया की 40% आबादी आ जाती है, तो आंसर होगा इसका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आप देख पाओगे, वर्ल्ड मैप में अगर हम एससीओ कंट्रीज को हाईलाइट कर दे तो ये नज़ारा आपको दिखेगा। जो येलो कंट्रीज हैं, ये आज के समय ऑब्जर्वर देश है। ये देश भी एससीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाउ जब इतने बड़े संगठन का समिट होना हो तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि देखिए कोई भव्य समिट होगा, लीडर्स इकट्ठे होंगे। मगर इंडिया ने एससीओ का समिट इस बार वर्चुअली कराया है। सारे लीडर्स को कहा कि अपने अपने देश में बैठकर वेब कैम ऑन कर लेना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये पूरा समिट होगा। भारत में आने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, 2 जून को इंडिया ने ये बात ऑफिशियल कर दी थी कि बहुत से रीजंस की वजह से, कोई स्पेसिफिक रीजन हमने बताया नहीं, मगर बहुत से रीजंस की वजह से एससीओ समिट वर्चुअली होगा। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में नहीं आना चाहते थे। उल्टा ईरान, जो मोस्ट रिसेंटली अब एससीओ का मेंबर बन चुका है, इन लोगों ने 3 महीने पहले से ही प्लान बना लिया था कि इनके प्रेसिडेंट रईसी ये भारत में जाएंगे। पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग के बीच में खड़े होंगे, पीछे ईरान का झंडा होगा और ईरान पूरी दुनिया को कहेगा कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट के बावजूद हम आइसोलेट नहीं हुए, हम अब एससीओ के मेंबर बन चुके हैं। तो ईरान, रशिया, चाइना, सबके प्लान्स थे कि एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे। बट इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जो G20 समिट होगा उसमें तो लीडर्स आ जाएंगे, मगर एससीओ समिट वर्चुअली होगा। अब ये मैं आपको बता दूं वर्चुअली हमने क्यों किया है। इसके प्राइमरली 2 रीज़न है। पहली बात तो ये, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इनविटेशन मिलता तो ऑब्वियसली ये दिल्ली में आकर अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देते। कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, हम ये सब नहीं चाहते थे। जो व्यवहार इनके विदेश मंत्री ने किया गोवा के मीटिंग में आकर, अभी रिसेंटली आपको पता होगा एससीओ कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग हुई थी गोवा में। पाकिस्तान का अजीब सा व्यवहार था वहां पर। बार बार आर्टिकल 370 का इशू उन्होंने रेज कर दिया। तो ऑब्वियसली इसका हम रिपीट नहीं चाहते थे। तो पाकिस्तान के पीएम को कहा कि अपने देश में ही रहो, इंडिया आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी थी कि इंडिया आज के समय ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि ईरान, एक ऐसा देश जिससे यूरोप, यूएसए को प्रॉब्लम है, जिस पर सैंक्शन लगे हैं, वो इंडिया में आए, पुतिन खड़े हो, शी जिनपिंग खड़े हो और ईरान को मेंबर बनाया जाए। इससे देखिए इंटरनेशनली ना, इंडिया की इमेज एक बहुत ज़्यादा प्रो रशिया, प्रो ईरान कंट्री की जाती, जो हम नहीं चाहते थे। तो ये भी था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसीलिए यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो फोटो है ये बीजिंग की है, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, जहाँ पर एससीओ के हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ पर बड़ी स्क्रीन में इस तरीके से एससीओ का जो समिट है इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। और इस समिट को पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया और एक बात नोटिस करी कि एससीओ में एकता नहीं है, यूनिटी की यहाँ पर कमी है। और इस कमी का मेन रीजन ही है चाइना।
चाइना का अग्रेशन, इंडिया की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट ना करना, ये एक बड़ा रीजन है कि एससीओ इकट्ठा एज ए ग्रुप ज्यादा एक्सपेक्ट अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहा। नाउ इस बार का जो एससीओ समिट होस्ट किया इंडिया ने वर्चुअली, उसमें इंडिया ने ये सब इश्यूज रेस किए। काउंटर टेरर ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं, जो एससीओ कंट्रीज हैं इनकी शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज रह चुकी है, कनेक्टिविटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनोवेशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फूड और फ्यूल क्राइसिस के बारे में यहाँ पर बात करी गई बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, और अफगानिस्तान का जो इशू है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। बट चाइना का देखिए एक ही फोकस था 2030 को लेकर। चाइना से ज़्यादा ऑब्सेस्ड कंट्री दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन्हें साफ साफ नज़र आ रहा है अपने सामने कि 2028 और 2030 के बीच में ये यूएसए को ओवरटेक कर लेंगे नॉमिनल जीडीपी के मामले में। यहाँ पे आप देख पाओगे आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि 2028 तक चाइना बिल्कुल यूएसए के पीछे होगा जीडीपी के मामले में। नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएस 32 ट्रिलियन पर, चाइना 27.5 ट्रिलियन पर, और उसके बाद कुछ ही सालों में चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को। तो अब चाइना का प्लान ये है कि 2030 में जब ये यूएसए की बराबरी कर लेंगे या फिर यूएसए से जब ये आगे निकलेंगे ना, तब तक ये अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर कई और देशों को अपने डेट ट्रैप में, लोन के ट्रैप में फंसा चुके होंगे। यही देखिए मेन एंगल है चाइना की स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये जो एससीओ में चाइना ने खूब प्रमोट किया कि जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अदर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें बेसिकली चाइना के लोन्स ही होते हैं, इन्हें हम और ज़रा एक्सपैंड करें। ये चाइना ने काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करी, मगर सिंस इंडिया ना चाइना के बेल्ट एंड रोड को मानता है ना सीपेक को मानता है, इसलिए इंडिया ने इस पर साइन ही नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ एक सेकंड के लिए ना ये वर्ल्ड मैप देखो। ये वर्ल्ड मैप में जो भी कलर्ड देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सब वो देश है जिन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखकर कहोगे कमाल है, एक तो चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कमाल है, उसके अलावा जो इनकी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है ये भी कमाल है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, भारत को रिसेंटली एक टेक्नोक्रेट विदेश मंत्री मिला। आप सबने उसका एक डिफरेंस देखा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक आदमी जो एक एक्सपर्ट है एक फील्ड में, उसे जब आप मंत्री बनाओगे तो ऑब्वियसली उस फील्ड में आपको रिजल्ट बेहतर दिखेंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत को काफी लेट मिले हैं, काफी लंबे समय तक ये ऑफ कोर्स एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे थे, अब जाकर विदेश मंत्री बने हैं। चाइना में टेक्नोक्रेट इनकी विदेश नीति ना पिछले 20-30 सालों से संभाल रहे हैं, एक्चुअली उससे भी लंबे समय से संभाल रहे हैं। तो चाइना देखिए फॉरेन पॉलिसी के मामले में हमसे बहुत आगे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ अमेरिका में भी, इवन न्यूजीलैंड ने भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत करीब है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड कंट्री है, तो न्यूजीलैंड ने भी ज्वाइन कर रखा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो इसका आंसर है हाँ, 2019 में ये सब हुआ था। आज के समय न्यूजीलैंड इतना ज़रा प्रो चाइना नहीं है, मगर एक टाइम पर यूरोप में भी कई देश, फॉर एग्जांपल पोर्टुगल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पोर्टुगल, इस कंट्री ने भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया था। चाइना की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में छा गई थी, चाहे आप ईस्टर्न यूरोप देख लो, यूक्रेन, पोलैंड, उसके अलावा कई और नेटो देश, अफ्रीका देख लीजिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, इंडिया के आसपास एक भी बड़ा देश आपको नहीं दिख रहा होगा जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। और डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कैटेगोरिकली बोली है कि बेल्ट एंड रोड के बारे में इंडिया का जो स्टांस है लंबे समय से क्लियर है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ही चाइना का और पाकिस्तान का सीपैक प्रोजेक्ट आता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, तो कभी भी हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और रिसेंटली चाइना ने एससीओ का गलत फायदा उठाकर जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 को भी प्रमोट करने की कोशिश करी, इसको भी इंडिया ने इसीलिए साइन नहीं किया। मगर यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि अगर इंडिया इसको साइन नहीं करता और बाकी कंट्री साइन कर लेते हैं, तो क्या इंडिया के बिना ये स्ट्रेटजी आगे बढ़ जाएगी? जी हाँ, बढ़ जाएगी, मगर उसका इतना ज़रा बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एससीओ की जो 2 मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक कंट्री अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो इस स्ट्रेटजी का ज़रा कुछ मतलब बनता नहीं है। और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना एससीओ में, ये साफ साफ दिख रही है। एक बहुत ही देसी भाषा में एक कहावत सी है, टेंशन लेने का नहीं देने का। इंडिया आज के समय यही कर रहा है। पहले हम यही सोचते थे अरे एससीओ में तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, दोनों कंट्रीज इकट्ठा यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे। इंडिया ने तो पहले ना इसकी पॉसिबिलिटी काट दी कि ये दोनों देश हमारे देश में आकर हमारे अगेंस्ट बोले।
उसके बाद ना हमने फिर ये भी देखा, पहले तो चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी उस पर साइन नहीं किया। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सामने पीएम मोदी ने, जब लिटरली दोनों स्क्रीन पे थे, तब पीएम मोदी ने यह कहा कि कुछ देश हैं जो लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब शी जिनपिंग स्क्रीन पे आए तो मोदी जी ने यह भी कह दिया कि आतंकवाद को लेकर एक क्लियर रणनीति होनी चाहिए और एससीओ को अब एक यूनिफाइड टेरर लिस्ट की भी आवश्यकता है। ये देखिए आइडिया इंडिया ने पिच कर दिया है और इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों पर हैवी प्रेशर आएगा। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट है डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की, जिसमें हाफिज सईद और उसके अलावा पाकिस्तान के कई आतंकवादी आपको मिल जाएंगे, वैसे ही इंडिया ये चाहता है कि एससीओ कंट्रीज भी ना एक यूनिफाइड टेरर लिस्ट निकाले। अब इस टेरर लिस्ट में अगर आप यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को भी नहीं डालोगे ना, तो ऑब्वियसली एससीओ की जो क्रेडिबिलिटी है इस पर सवाल उठेंगे। तो ये देखिए इंडिया ने अब टेंशन भर के ना चाइना और पाकिस्तान दोनों के सामने रख दी है कि अब तुम दोनों देखो कि कैसे ये जो टेरर लिस्ट है ये बनाओगे ना। इस सब के अलावा वैसे मैं बात करूं तो इस पूरे समिट में लोगों की नज़र थी व्लादिमीर पुतिन पर। व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट को इस्तेमाल किया दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं अभी भी पावर में हूं, डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कल को मुझे हटा दिया जाएगा और कोई और रशिया पे राज अपना स्थापित कर लेगा। ये बात पुतिन ने बार बार कही इस समिट में कि रशिया इज यूनाइटेड एज नेवर बिफोर। और रशिया का देखिए जो मेन फोकस था इसी बात पर था, बाकी इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान से रशिया ने खुद को दूरी रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एससीओ समिट एक न्यूट्रल तरीके से आप अगर देखो ना, इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, बाकी जो चाइना पाकिस्तान है उनके लिए बहुत ज़रा खराब था। और ये कर पाना जब इंडिया होस्ट कंट्री था ये बहुत ज़रा मुश्किल था। और अब देखना होगा भविष्य में कि जो यूनाइटेड टेरर लिस्ट निकलती है एससीओ की, उसमें चाइना पाकिस्तान का कितना बचाव कर पाएगा या फिर बचाव करता भी है या नहीं ना। वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि ताइवान बहुत ही जल्द एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करेगा किस इंडियन सिटी में। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मुंबई। दिल्ली चेन्नई में ऑलरेडी इनके ऑफिसेज हैं, अब बहुत ही जल्द ताइवान का एक प्रॉपर ऑफिस खुल जाएगा मुंबई में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.